नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी का एक नया बैच, एकदम फ्रेश बैच। और जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं 2023 के लिए, या जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस का फॉर्म अप्लाई किया है, प्री का फॉर्म आया है, अगर आपने अभी नहीं भरा तो भर दीजिए, 12 अप्रैल तक उसका डेट है। तो एकदम नया बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस बार के बैच में आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। सिर्फ मैं ही यहाँ पर अध्यापक के रूप में आपको नहीं दिखूंगा, और कई लोग आपको अध्यापक के रूप में दिखेंगे, और कई सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, यानी कि फुल तैयारी आपकी कराई जाएगी। और इस तैयारी के दौरान आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके टेस्ट भी करवाए जाएंगे, यानी कि फुल कोचिंग आपको मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर क्लास के रिगार्डिंग आपको मिलती है, टेस्ट के रिगार्डिंग मिलती है, या अगर आप कहें कि पीडीएफ नोट्स के रिगार्डिंग मिलती है, तो आप उसको देख पाएँ। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और किस विषय से हम स्टार्ट करेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं नंबर्स देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार की यूपीएससी की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं, और कितने ऐसे हैं जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम लगभग एक जैसे होते हैं, सिलेबस दोनों का एक है। बट क्या है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जो हार्डनेस है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा यूपीएससी में ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि हार्डनेस नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पीसीएस में थोड़ा सा कम आते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती है। तो मैं एक नंबर्स जानना चाहता हूं कि हमारे कितने स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने हैं जो किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अपने नाम के साथ कि मैं फला और ये इस चीज़ की तैयारी करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ये आप लोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहली क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो जियोग्राफी से होगी। किससे होगी? जियोग्राफी से होगी। जो पहली क्लास आपकी होगी वो जियोग्राफी से स्टार्ट होगी। और जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो हम भूगोल से स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास को, और ये भी देखेंगे कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, प्री के, मेंस के, इसका रिलेवेंस कितना है, इस सब्जेक्ट का रिलेवेंस कितना है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओनली यूपीएससी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और हमारी टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन करिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। और जो सबसे अच्छी बात है, इस पूरे कोचिंग सेशन में आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, यानी कि 0 रुपये, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाना है किसी भी चीज़ के लिए, ना पीडीएफ नोट्स के लिए, ना टेस्ट के लिए, ना क्लासेस के लिए। सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, टोटल फ्री। आप देखते होंगे बहुत सारे कोचिंग आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, एक वीडियो फ्री में दिखाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि आप मेरा पेड कोर्स खरीदिए तभी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी को। और हम जियोग्राफी पढ़ेंगे यूपीएससी के मद्देनज़र और स्टेट पीसीएस के मद्देनज़र, कि जैसे सवाल वहाँ पर पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है। पाठ्यक्रम की अगर बात करेंगे तो पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है यूपीएससी की, उसको हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो बहुत ही सिंपल, यूपीएससी ने एक ही लाइन में लिख दिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। अब आप इसमें क्या विश्लेषण कर लेंगे, क्या व्याख्या कर लेंगे, कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ये एक सामान्य स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है। तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा लिखती नहीं है, वो बस इशारा करती है कि मैं इधर से पूछ सकती हूँ, आप थोड़ा सावधान हो जाइए। तो उन्होंने क्या लिख दिया? इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करके क्या लिखा? फिजिकल, इसके अलावा देखेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी। ठीक है ना।
फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो क्या लिखा सिलेबस में, क्या लिखा है यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है सबसे पहले इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद में थोड़ा सा उसको खोल करके लिखा फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं क्योंकि हमारे अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी माध्यम के हैं, तो उनको मैं हिंदी में बताता हूँ। तो इंडियन का मतलब होता है भारत, इसमें कोई शक ही नहीं, आपको पता ही है। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल। और इसके अंतर्गत वो क्या जानना चाहते हैं आपसे, फिजिकल। फिजिकल में आप वो जियोग्राफी पढ़ते हैं जैसे पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, इन सबको आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जो सोशल है उसमें आप सामाजिक स्थिति को पढ़ते हैं, कोई जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कैसे रहती है, उसका रहन सहन कैसा है, कल्चर कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये आप सोशल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक में आप देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर पाए जाते हैं जो है, और उनका कैसे इस्तेमाल होता है, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं तो क्यों नहीं पाए जाते हैं, इन सबको पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग जोन हैं और ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों सिनारियों में आपको पढ़ना है। तो ये है आपका भूगोल का सिलेबस जो कि यूपीएससी ने आपको लिख करके दिया है, किसमें, प्रीलिम्स के एग्जाम में। किसमें, प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगर आप मेंस के एग्जाम का सिलेबस अगर देखेंगे तो थोड़ा सा और खोल के आपको लिखता है, लेकिन एज इट इज आपको मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो जो आपका मेंस का एग्जाम होता है यूपीएससी में, उसमें जो पेपर फर्स्ट आता है उसमें आपसे जियोग्राफी पूछा जाता है। तो उसमें आपसे हिस्ट्री पूछा जाता है, इसके साथ में जियोग्राफी आपसे पूछा जाता है, और जियोग्राफी के साथ साथ वहाँ पर आपसे सोसाइटी भी पूछा जाता है, यानी कि जो सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू हैं, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो जीएस का जो पेपर फर्स्ट होता है मेंस में, वहाँ पर आपसे जियोग्राफी पूछा जाता है। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो एक तीर से कई निशाने लगते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स में उसका फ़ायदा आपको मिलता है, मेंस में आपको एक पेपर मिलता है। इसके अलावा आप कई ऐसी जगह पर, जब आप थर्ड पेपर में पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन, तो वहाँ पर भी आपको जियोग्राफी से जो है चीज़ें मिलती हैं। जब आप निबंध लिखते हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जियोग्राफी से कनेक्टेड मिलती हैं। और इसके अलावा अगर आप मेंस में जियोग्राफी सब्जेक्ट ले लेते हैं तो सोने पर सुहागा आपके लिए हो जाता है। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ करके आप कई जगह पर नंबर गेन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये है उसका एक महत्व। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर कितने क्वेश्चन जियोग्राफी के आते हैं, कितने हिस्ट्री के आते हैं, क्या इसका जो है रोल है सिलेक्शन में। तो देखिए, एक बात सिंपल समझ लीजिए कि अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जियोग्राफी आपको पढ़ना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन, आपको पढ़ना ही होगा। और पूरा का पूरा जियोग्राफी अच्छे से पढ़ना होगा। अगर यूपीएससी 5 क्वेश्चन पूछ रही है तो पढ़ना है, 50 पूछ रही है तो पढ़ना है। जरूरी ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना है बिना ध्यान दिए हुए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर क्वेश्चंस के फेर में आप फंसेंगे, फिर आपके दिमाग में डायलेमा उत्पन्न होगा, यार कि मैं छोड़ दूं कि पढ़ लूं। जैसे जो है हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनको इकोनॉमिक्स में या आईआर में या जो है साइंस एंड टेक में थोड़ी दिक्कत होती, कंटेंट भी अच्छे उपलब्ध नहीं होते। हालांकि अब तो बहुत अच्छे कंटेंट उपलब्ध हिंदी माध्यम में हैं, लेकिन उस प्रकार से उपलब्ध नहीं जिस प्रकार से इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको अच्छे न्यूज़पेपर, अच्छे आर्टिकल्स, मैगजीन्स मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि वो ये तलाशना शुरू कर देते हैं कि सर अगर मैं ना पढ़ूं करंट अफेयर्स, अगर मैं ना पढ़ूं इकोनॉमिक्स, और अगर मैं ना पढ़ूं आईआर, तो क्या मेरा काम चल सकता है। वो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देते हैं, सर कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि फेल हो जाते हैं। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपने सिर्फ एक बना रखा है दिमाग में कि एक बैरियर। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। लैंग्वेज भले हो सकता है कई बार आपको लगे कि बहुत जो है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इंग्लिश में आपके ऊपर थोपा जा रहा है, बट इतना कठिन नहीं है। इंग्लिश समझना सिंपल है। होता क्या है कि आप कितना फोकस हैं, आपके अंदर वो कितनी इच्छा शक्ति है इसको लेकर के, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप सीखिए इतिहास से, मैं कहता हूँ हमेशा इतिहास से आप लोग सीखिए। देखिए कि जब वास्को डिगामा पुर्तगाल से चला होगा, कुछ भी नहीं पता है, ना रास्ता पता है,
ना ये पता है कि कहाँ पर खाना मिलेगा, कहाँ पर रहूँगा, जिंदा बचूंगा या मर जाऊँगा, लेकिन निकल पड़ा क्योंकि दिमाग में उसके था कि मुझे व्यापार करना, मुझे पैसे कमाने, उसका एक लक्ष्य सेट था और उसके आगे कोई बैरियर नहीं थे, ना भाषा, ना भूगोल, ना भोजन, ना मतलब कोई दिक्कत था ही नहीं। अब क्या उसको डर नहीं लगा होगा? आप घर से निकलते हैं कहीं पर जाने के लिए 10 बार रास्ता पूछते हैं कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। वास्को डी गामा को सोचिए, वो चला आया पुर्तगाल से भारत, कोई रास्ता वास्ता नहीं पता था, खुद रास्ता खोजते समंदर में चल पड़ा। उसको भी पता था कि बहुत विशाल समंदर है ये, कहीं किनारा नहीं मिले तो मर जाएंगे, पता नहीं कब कोई बड़ी मछली हमला कर दे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर भी वो निकल पड़ा। तो जब आपके दिमाग में गोल इस तरीके से सेट होगा कि मुझे करना ही है, तो इंग्लिश क्या है यार, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मत आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए। हाँ, एक स्मार्ट तरीका होता है कि आप देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़ा सा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बचने के लिए, आलस करने के लिए ये सोचे कि मैं जियोग्राफी नहीं पढ़ूंगा तो मेरे 15 क्वेश्चन छूटेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं 85 में ही झंडे गाड़ दूंगा। एक्चुअली में आप झंडे नहीं गाड़ना चाहते हैं, आप आलस्य करना चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, तो बचना नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं जाना है, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है जो कि यूपीएससी ने दे दिया है। इतना अगर कर लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस अगली बार आप लिखोगे। और अगर मजाक किया, आपने सोचा कि नहीं हम ज़्यादा स्मार्ट हो गए, 5 क्वेश्चन यहाँ से छोड़ देंगे, 4 वहाँ से छोड़ देंगे, बाकी सब कर लेंगे, तो बाकी में फेल हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो हल्के में किसी भी को नहीं लेना, चाहे 1 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए। तो जियोग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब आप जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो जियोग्राफी का वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो आपको 3 रूप में देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है ना, फिजिकल जियोग्राफी देखने को मिलता है। जो दूसरा है आपका वो है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, और तीसरा है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है ना। तो फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। अब फिजिकल में आपको क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? समुद्र विज्ञान, जिसे ओशियनोग्राफी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक आपका होगा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। और तीसरा आपका क्या होगा? भूस्थिर विज्ञान, जिसमें आप ये अध्ययन करते हैं कि जो है पृथ्वी पर क्या चीज़ें हैं, उसके नीचे क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक आगे आपके बनेंगे, ठीक है ना। ये तो एक ओवरऑल बात हो रही है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? उसका पूरा एक फिजिकल फिनोमेना क्या है उसको पढ़ना है। तो आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी का जो है फिजिकल आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको वर्ल्ड का भी फिजिकल पढ़ना होगा। कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ कहाँ पे, कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, क्यों निकली, कैसे निकली, क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है दुनिया में, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो इकोनॉमी रिलेट करती है जियोग्राफी से, ठीक है ना, जो इकोनॉमी रिलेट करती है उसको भी आपको वर्ल्ड और इंडिया के सिनारियो में पढ़ना है। तो ये आपको ओवरऑल पढ़ना, एक खाका मैंने खींचा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी में। पहला जो आपका क्लास होगा वो स्टार्ट होता है पृथ्वी के परिचय से। किससे? पृथ्वी के परिचय से स्टार्ट हो जाता है, और वो परिचय करने के बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले परिचय ही आपको समझना पड़ेगा। परिचय में आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आनी चाहिए, वो है आपका लैटिट्यूड
और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर जियोग्राफी में आपको कुछ भी समझना, जैसे हिंदी में जब कुछ भी समझना होता है तो सबसे पहले आपको वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग घ अंगा आना चाहिए। अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी समझना है तो आपको ABCD आनी चाहिए। ऐसे जियोग्राफी का ये ABCD है, यहीं से शुरुआत होती है। अगर आपको ये नहीं पता फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर आप मैप देख लीजिए तो मैप में आपको दिखेंगे 30 डिग्री फला, 30 डिग्री ढिका, आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं जियोग्राफी उस लेवल से पढ़ाना चाहता हूँ ना जिसको जियोग्राफी का जी नहीं पता है, वहाँ से, ताकि वो पूरी बात को समझ पाए। तो हम स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। आप कहेंगे ये क्या है, मैं कहूँगा कि कुछ नहीं है, सिंपल सा काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है ही नहीं कुछ। कहीं पृथ्वी पर कोई रेखा खींची है? बिल्कुल नहीं। आपने इसे खींच दिया और मजाक मजाक में अपने घर के बाहर तो हो सकता है, लेकिन पृथ्वी पर एज सच कोई रेखा खींची नहीं गई है। तो ये सब क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। अब आप कहेंगे कि फिरा उड़ा है क्या दिमाग में, क्यों खींच दिया काल्पनिक रेखा, क्या जरूरत थी इसकी? अक्षांश और देशांतर रेखा की क्या आवश्यकता है, क्यों खींच दिया इसको? अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? सोचिए जरा। अभी एक एग्जांपल आपको देता हूं। मुंबई का कोऑर्डिनेट मैं आपको बताता हूं। मुंबई नाम सुना होगा ना, है? सिनेमा जो लोग देखते हैं मुंबई जरूर जानते होंगे। हालांकि मुंबई का स्थिति ठीक नहीं चल रहा है सिनेमा के हिसाब से। जिस तरीके से साउथ वाले गजब गजब की फिल्म लेके आ रहे हैं ना, मुंबई वालों का खेल खत्म होने वाला है। बहुत लंबा इन्होंने राज किया और बहुत सारा बेकार का कंटेंट हम लोगों को दिखा भी दिया। तो मुंबई का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 19 डिग्री नॉर्थ और 72 डिग्री ईस्ट। क्या है? 19 डिग्री नॉर्थ और 72 डिग्री ईस्ट। ठीक है ना? क्या है? 72 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री नॉर्थ। अब आप कहेंगे ये है क्या गुरु? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है मुंबई का लोकेशन है। अगर इस लोकेशन पर किसी को इसे पटका जाए ना तो मुंबई में जाकर के गिरेगा। अब ये आप समझ पाए होंगे कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। हमें जब किसी जगह को आइडेंटिफाई करना होता है तब हमें जरूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड की। आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई बैठा हुआ है किसी जो है ऑफिस में और वो पता कर रहा है कि फला आदमी कहाँ है, उसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करते हैं? वो उसका अक्षांश और देशांतर पता करते हैं कि कहाँ पर है। पृथ्वी पर ही कहीं ना होगा, मंगल ग्रह पर तो होगा नहीं। कोई चोर चोरी करके भागा है, अगर उसका पता कर रहा है, उसके पास कोई डिवाइस है, ट्रैक कर लिया कि ये डिवाइस वहाँ जा रही है, इस लैटिट्यूड पर जा रहा है, इस लॉन्गिट्यूड पर है वो। तो जगह का निर्धारण करने के लिए हमने काल्पनिक रेखाएं बना ली। तो आप कहेंगे कि फिर काल्पनिक रेखाएं बनाई कैसे? तो हमने क्या है कि हमें पृथ्वी का एक जो है अप्रॉक्सीमेटली हम जानते हैं कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, और उसका हमने एक मानक तय कर लिया और उस मानक पर हमने रेखाएं खींच ली। क्या किया? हमने रेखाएं खींच ली और इन रेखाओं को हमने नाम दे दिया और इनको एक माप बना दिया कि ये इतना माप है तो ये हो जाएगा, इतना माप है तो वो हो जाएगा, और इसी को कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये सब काल्पनिक रेखाएं, कहीं पर नहीं है पृथ्वी पर। इनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है? जगह का पता लगाना। लेकिन यहाँ पर सावधान रहना, एक प्रयोग और होता है। जो आपकी लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती है ना, इनका प्रयोग एक और होता है टाइम निर्धारण के लिए। टाइम निर्धारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कैसे। तो एक परिचय आप जान पाए होंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग क्यों होता है, क्या जरूरत थी, इनको क्यों बनाया गया। ये काल्पनिक हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं एक एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसमें भी और चीजें हैं, तो मैंने हल्का हल्का आपको ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर भी बाकी है गुरु। तो ये जो है आपकी अक्षांश रेखा, सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है, पृथ्वी पर पूरा चित्र बना करके समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना।
तो बाकी हटा देते हैं और लिखा रहने देते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा। हेडिंग क्या होगा आपका? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन। अब रेखा से पहले अक्षांश क्या होता है इसको समझिए। तो पहले एक चित्र बनाएंगे हम, प्यारा सा पृथ्वी, ठीक है ना। ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि अच्छी बनी नहीं है देखने में, फिर भी हम काम चला लेंगे इसी से। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी हमने बनाया, और ये जो है उसको आधा आधा मैंने काट दिया चित्र में, उसको आधा आधा मैंने चित्र में काट दिया। अब ये चित्र पर ही मैं बना रहा हूँ, पृथ्वी पर बनानी हमारी औकात से बाहर है, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया कि पृथ्वी है और उसको हमने आधा आधा बांट दिया लाइन खींच करके, और इसको हमने कह दिया 0 डिग्री। क्या कह दिया? 0 डिग्री। क्यों कहते हैं 0 डिग्री वो भी बताऊंगा आपको। अब है क्या कि सब कुछ इसी पृथ्वी पर स्थित है, और मैंने अभी आपको बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है? स्थिति का पता लगाना, जगह का पता लगाना। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर है, उसका हमें पता लगाना है। कोई चीज़ यहाँ पर है, उसका हमें पता लगाना है। कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई चीज़ यहाँ पर है, उसका हमें पता लगाना है। और ये इसका एक केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु है। तो ये मान लीजिए कोई स्थान है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है ना, ये आपने देख लिया, लेकिन एक कोण भी इसके साथ बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है, और ये कोण 10 डिग्री है। ये कोण मान लीजिए 20 डिग्री हो गया, क्योंकि ये बढ़ रहा है कोण का मान ना। ये आपका 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर है तो 40 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, एकदम सीधा सीधा हो गया। इतना फंडामेंटल गणित तो आप जानते ही होंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री है ना गुरु, ये 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये केंद्र के इस बिंदु के साथ में कोई कोण नहीं बनाती है। इसीलिए जो आपकी विषुवत रेखा है, या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या जिसे अंग्रेज लोग इक्वेटर कहते हैं, वो 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये जो है इसके साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आई? तो ये होता है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड लाइन क्या होता है? अगर इसी के समानांतर जो आपका ये 0 डिग्री दिख रहा है, जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, या आप जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसी के समानांतर अगर हम रेखाएं खींच दें, तो ये आपकी जो जितनी भी रेखाएं आप ये देख रहे हैं, इसके समानांतर जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये क्या हैं? ये लैटिट्यूड लाइन है। ये लैटिट्यूड लाइन है, जिसे हिंदी में अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। और ये क्या है? ये समानांतर होती हैं किसके? इनके आपस में एक दूसरे से समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है? अगर आपने क्लास 10th में, क्लास 9th में, 8th में थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी है, तो आपको समानांतर का मतलब पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, या ऐसा कह दें कि काटती ही नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर कभी मिलेंगी नहीं। समझ में आ गया ना? दो रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, दोनों एकदम बराबर चली जा रही हैं सीधा। पुष्पा की तरह कि झुकेगा नहीं मैं साला, है पुष्पा बोलता है ना कि मैं नहीं झुकूंगा, तो ये दोनों रेखाएं भी कहती कि मैं पुष्पाओं में झुकूंगी नहीं। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी, आपस में कभी काटेंगी नहीं।
तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये भी अपने आप में क्या होती हैं, पुष्पा होती हैं, झुकती नहीं है कभी ना, कभी एक दूसरे को काटती हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, बट ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। और इतना ही नहीं, ये जो है एक पूर्ण वृत्त होती हैं। क्या होती हैं? एक पूर्ण वृत्त होती हैं, पूरा सर्किल होती हैं। ये आपको एक पार्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, एक गोला है। पीके में आमिर खान कहता है ना, ये गोला वो गोला, तो ऐसे पृथ्वी भी हमारा एक गोला है, गोल है। तो गोला जो होता है ना वो 3D फिगर होता है। क्या होता है? 3D फिगर होता है। और ये जो हमारा प्यारा सा बोर्ड है ना, ये 2D है। तो यहाँ पर हम 3D आपको नहीं दिखा सकते। अगर हमारे पास वीडियो सिस्टम यहाँ पर होता तो मैं आपको दिखाता कि पृथ्वी जो है गोल है और ये रेखाएं सिर्फ यहीं तक नहीं, ये पीछे भी ऐसे घूम करके आ रही हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वृत्त होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समझ में आ गया ना? अब हुआ क्या कि अक्षांश रेखाओं को बना लिया इन लोगों ने, कहा चलो बहुत बढ़िया यार, हमने पृथ्वी को बांट दिया लाइनों में। उसके बाद भी इन्होंने इसका अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो अध्ययन हमेशा सूर्य के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि इन्हें दिन डिसाइड करना है। और दिन और रात किसकी वजह से डिसाइड होता है? सूर्य महाराज की वजह से होता है। क्योंकि आप देखते हैं सूर्य निकल आता है तो दिन स्टार्ट हो जाता है, जब वो अस्त हो जाता है तो रात स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सारा अध्ययन उसी के हिसाब से करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया कि देखा कि सूर्य की चाल जो है उसके हिसाब से इन्होंने स्थितियों का पता लगाना स्टार्ट किया। तो इन्होंने देखा कि अलग अलग जगह पर उनका जो प्रभाव है अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने नाम रख दिए। तो कई नाम यहाँ पर जो बहुत प्रचलित मैं बता दे रहा हूँ। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर आप विषुवत रेखा से नॉर्थ की ओर यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे, जिसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है हिंदी में, उत्तरी गोलार्ध, धा होगा ये गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो अगर आप उसमें जाते हैं तो क्या होगा, 23.5 डिग्री चलने के बाद आपको क्या मिलता है? कर्क रेखा मिलता है। क्या मिलता है? कर्क रेखा मिलता है। और अगर आप उतना ही नीचे चले आते हैं यानी कि सदर्न में चले आते हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में चले आते हैं, तो आपको क्या मिलता है? 23.5 डिग्री पर ही आपको क्या मिल जाता है? मकर रेखा मिल जाता है। अब ये सब नाम बना लिया जो है, जो भूगोल के वैज्ञानिक हैं अपनी आसानी के लिए। भाई नाम क्यों रखा जाता है? आसानी के लिए। मेरा नाम है अमरीश शुक्ला, तो आपका नाम कुछ और होगा। अगर हम दोनों एक साथ होते, किसी का कोई नाम नहीं होता, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होता? कोई तीसरा आदमी आता किसी को बुला रहा है, नाम में नहीं है कुछ। नाम क्यों रखा जाता है? किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका भी नाम रख दिया गया। समझ रहे ना? अब इसके ऊपर आप ऊपर जाएंगे तो 66.5 पे आपको आर्कटिक वृत्त मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर्कटिक वृत्त मिल जाएगा। अगर आप नीचे आएंगे तो 66.5 पे आपको क्या मिल जाएगा? अंटार्कटिक वृत्त मिल जाएगा। ठीक है ना? और अगर यहां पर आप एकदम टॉप पर चले गए, जहां से ये कोण 90 डिग्री बनाता है, तो इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अंग्रेज लोग इसे पोल कहते हैं। हमारे इंडिया में भी अंग्रेजों की कमी थोड़े है, ऐसे साउथ में भी आपको पोल मिल जाएगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जिनको आपको याद रखना है। यह है विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा होता है, 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त होता है, और 90 डिग्री पर आपका पोल होता है। सदर्न में जब आप जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपको मकर रेखा मिलती है, और 66.5 डिग्री पर आपको अंटार्कटिक रेखा मिलती है, और 90 डिग्री पर आपको फिर से पोल मिल जाता है, ध्रुव मिल जाता है। तो ये है पूरा ओवरऑल परिचय किसका? लैटिट्यूड लाइन का, अक्षांश रेखा का। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। कल हम बात करेंगे, यानी कि अगली क्लास में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, और उसके बाद में इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे ये दिन रात को बदलने में इनकी सहायता जो हैं ये सहायक हैं। इसके अलावा कैसे हम इनका उपयोग करते हैं किसी भी स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए, समय को ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब आप कल की क्लास में समझ पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको इस तरीके में कोई दिक्कत लग रहा है, आपको समझ में चीज़ें नहीं आई है, कोई सवाल आपके दिमाग में बन रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिए। और इसके अलावा जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे हम देशांतर रेखाओं की। धन्यवाद।